नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करती हैं। देश के संविधान को 75 साल पूरे हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया था। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अंगीकार किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था और इसके बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। संविधान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है। स्थापना के बाद से संविधान मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता हुआ नजर आता है, जिसने पिछले 75 सालों में राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत। समारोह मील का पत्थर सिद्ध होगा, जो हमारे लोकतंत्र की उल्लेखनीय यात्रा, हमारे संस्थापक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों की स्थायी विरासत को दर्शाएगा। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2024 को मनाए जा रहे संविधान दिवस से शुरू होगी। तो वहीं समारोह की अभियान टैगलाइन है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये टैगलाइन होगी। संविधान में निहित मूल मूल्य को दोहराते हुए निर्माताओं के योगदान का सम्मान भी होगा। कल 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। संविधान दिवस को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संबोधन, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बता देते हैं। दरअसल स्पीकर बिरला ने कहा, हमने 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस अपनाया। राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाएंगे। राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेगी। ये संविधान दिवस एक जन आंदोलन बनेगा। संविधान हमारा सामाजिक दस्तावेज है। भारत का संविधान दुनिया भर में पढ़ा जाता है। संविधान में समानता, बंधुत्व की भावना का समावेश है। आज भी संविधान की मार्गदर्शन में कार्य हो रही है, ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा और संविधान का जिक्र किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में अमित शाह का लेख, कॉर्पोरेशन गारंटीज प्रॉस्पेरिटी, लोगों को सिर्फ संपन्न ही नहीं बनाता, सहकारिता का क्षेत्र, इससे मिलता है अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका। दरअसल सहकारिता आंदोलन में समाज को बदलने की पर्याप्त क्षमता। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए पहली बार अलग मंत्रालय बनाया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि 3 साल के भीतर सहकारिता क्षेत्र में विश्व मित्र के रूप में भारत उभरा है। दिल्ली में 25 से 30 नवंबर को विश्व सहकारिता सम्मेलन और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी कि आईसीए की जनरल असेंबली होनी है। आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत में इसका आयोजन है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो वहीं सहकारिता क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने की ओर भारत बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मीडिया से रूबरू हुए। महाराष्ट्र चुनाव, उपचुनाव में जीत पर मीडिया से बातचीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए सरकार काम कर रही है। प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारे 11 महीनों के कामकाज पर उपचुनाव में जनता ने मुहर लगा दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं को खूब बधाई और धन्यवाद। देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला, ये 4 जातियां उन्होंने बताई। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, वो है गरीब, किसान, युवा और महिला। और चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं न्यूज प्लस बुलेटिन पर। किसान सम्मेलन की तैयारी में जुटी है सरकार। 13 दिसंबर को जयपुर में किसान सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होगा। दरअसल कृषि विभाग तैयारियों में जुट चुका है। लगातार बैठकें हो रही है। किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत यहाँ पर पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों को मौके पर डीबीटी का लाभ जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, तारबंदी के लिए यहाँ पर सहायता राशि भी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा देखिए, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में जो राशि है वो आएगी। करीब 125 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर डाले जाएंगे। प्रगतिशील किसानों को राज्य स्तरीय सम्मान भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर किसानों के हित में है और किसानों को जिस तरह से जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से सीधा मिलेगी। करीब 125 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से डाले जाएंगे। प्रगतिशील किसानों को राज्य स्तर सम्मान भी यहाँ पर मिलेगा।
विधानसभा उपचुनाव फतेह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया प्लान तैयार हुआ है। राइजिंग राजस्थान के बाद अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यकर्ता और जनता से नए सिरे से संवाद का प्लान यहां पर बना लिया गया है। जिलों के दौरे के अलावा बड़े स्तर पर फैसले भी अब देखने को मिलेंगे। एक साल की परफॉर्मेंस और जनप्रतिनिधियों के फीडबैक पर कई फैसले यहां पर लिए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े परिवर्तन के यहां पर संकेत मिल रही हैं। मंत्रिमंडल में विभागीय फेरबदल की भी संभावना यहां पर है। राजनीतिक नियुक्तियों के दौर भी शुरू होंगे। संघ विचार परिवार के प्रमुख लोगों के साथ भी यहां पर संवाद शुरू होगा। सत्ता संगठन में बहुत कुछ अब नया देखने को मिलेगा, क्योंकि एक चैलेंज था 7 सीटें, फिर जीत दर्ज करी 5 पे और उसके बाद अब नया प्लान तैयार हुआ है। बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले नेताओं को सत्ता संगठन का लाभ मिल सकता है। नए लोगों को भी काम करने में मौका दिया जाएगा। पुराने अनुभवी नेताओं के अनुभव का यहाँ पर पूरा फायदा लिया जाएगा। उनके अनुभव से संगठन को, प्रदेश सरकार को कैसे मजबूती दी जाए, उसमें मदद यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह सीतापुरा स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में इसका आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सीएम ने सभी मेधावी मेडिकल स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आप सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसे सभी को समझना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस पेशे को अर्थ के बजाय सेवा से जोड़कर देखेंगे। तो क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। उन्होंने कहा कि आप सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसे सभी को समझना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस पेशे को अर्थ के बजाय सेवा से जोड़कर देखेंगे। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन। उड़ीसा के भुवनेश्वर में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। एनएसए अजित डोभाल सहित सभी राज्य केंद्रीय बलों के पुलिस महानिदेशक इसमें शिरकत करेंगे। तो वहीं विमानों, होटल्स में बम की अफवाहों से निपटने पर पूरा फोकस यहां पर रहेगा। साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा होनी है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी की ओर से वार्षिक सम्मेलन का भी यहां पर आयोजन होगा। कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अफसर है कैलाश मकवाना। प्रदेश के मौजूदा डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना की जगह लेंगे मकवाना। 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना। आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर को पदभार संभालेंगे कैलाश मकवाना। डीजीपी का नाम तय करने के लिए 21 नवंबर को यूपीएससी में बैठक हुई थी। बड़ी बैठक ही चली और बैठक के बाद ये फैसला यहां पर लिया गया। डिस्कॉम्स की मटेरियल मिसमैनेजमेंट से धरतीपुत्र चक्करघिनी बिजली कंपनी ट्रांसफार्मर कंपनियों की लापरवाही से जुड़ी ये खबर आपको बता दें। दरअसल रबी सीजन के बीच में बिजली कनेक्शन के लिए भटकने को मजबूर है किसान। पैसा जमा कराने के बावजूद ट्रांसफार्मर के अभाव में कनेक्शन नहीं मिल पा रही हैं। हालात ये है कि फील्ड में पोल गाड़ने से लेकर लाइनें खींचने तक का काम पूरा है, लेकिन मुख्यालय से ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं होने से कनेक्शंस में देरी हो रही है। इस पूरे मामले में ट्रांसफार्मर सप्लायर कंपनियों की सामने आ रही है बड़ी लापरवाही। 1 साल से नए ट्रांसफार्मर पर फोकस है। जीपी ट्रांसफार्मर्स को नहीं कराया गया ठीक। ऐसे में एक तरह जहां फील्ड में 20,000 से अधिक गारंटी पीरियड ट्रांसफार्मर पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए ट्रांसफार्मर्स को पुराने कनेक्शन में देना अभियंताओं की मजबूरी है। अब देखिए, पूरे मामले को लेकर जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी आरती डोगरा का रुख हालांकि सख्त है। अधिकांश सप्लायर्स का पेमेंट यहां पर रोक दिया गया है। डिस्कॉम स्तर पर ही ट्रांसफार्मर सुधारने की कवायद की जा रही है। सख्ती से सप्लायर्स में खलबली भी है, लेकिन किसान अभी भी परेशान हो रही हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के लिए जिस तरह से तमाम परेशानियां हैं वो किसानों को यहां पर उठानी पड़ रही है। चिकित्सा विभाग के अफसरों का जोधपुर में डेरा। दरअसल चिकित्सा विभाग के स्टेट रिव्यू मिशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यालय की टीमों का 3 दिन से जोधपुर में सघन जांच अभियान। जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र, जनता क्लिनिक का टीमों ने निरीक्षण किया है। इस दौरान टीमों ने संस्थानों में कार्मिकों की उपस्थिति, भवन, सफाई, ओपीडी, आईपीडी में रोगियों की संख्या, दवाओं की उपलब्धता, जांच की संख्या, बंद पड़े उपकरण,
साथ ही इंस्टॉल नहीं हुई जांच मशीन, आरएमआरएस फंड, अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी, संस्थागत प्रसव, साथ ही नसबंदी, टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति एवं प्रगति पर रिपोर्ट बनाई है। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ आज निरीक्षण करेगी और विस्तृत रिव्यू जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही संस्थानों की कमियों को सुधारने के लिए जिला एक्शन प्लान भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और इस एक्शन प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मोटो है वो ये है कि जो तमाम जो कमियां हैं संस्था में, उसको कैसे सुधारा जाए, वो इस प्लान के अंदर पूरा देखने को मिलेगा। क्रिकेटर्स पर धन वर्षा, आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का पिछला रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल नीलामी में पहली बार आंकड़ा 25 करोड़ के पार हुआ है। 426.95 करोड़ खर्च पंजाब किंग्स ने किए। श्रेयस अय्यर के लिए लगाई 26.75 करोड़ की बोली। तो वहीं अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल पर लगी है 18 करोड़ की बोली। पंजाब किंग्स की सबसे बड़ी बोली का रिकॉर्ड लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने तोड़ा है। अब इसमें आपको डाटा की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से 2016 से 2022 तक दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेलते थे ऋषभ पंत। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैचों में 3284 रन बना चुके हैं ऋषभ पंत। अब लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए चौके छक्के लगाएंगे ऋषभ पंत। वहीं केकेआर ने वेंकटेश अय्यर पर 23.75 करोड़ की बोली लगाई है। एक नया रिकॉर्ड यहां पर बना है पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए।